टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल पे जो है आज बात होगी बायोग्राफी वाल्ट वाइटमैन की। विटमैन बोल सकते हैं। कंप्लीट जो है ये पीजीटी वाले ध्यान देंगे क्योंकि ये पीजीटी के सिलेबस के राइटर हैं। ये एमसीक्यू की भी बात की जाएगी और वन लाइनर में बात की जाएगी। कंप्लीट जो है इस वीडियो के बाद आप बहुत कुछ जान जाएंगे वाल्ट विटमैन के बारे में। क्या कुछ इन्होंने अच्छा वर्क किया, कहाँ से ये बिलोंग करते हैं, इनका जन्म कब होता है, इनकी डेथ कब होती है और बहुत कुछ इनके बारे में बात करेंगे। तो इस प्रकार से पीजीटी और टीजीटी की इंग्लिश की प्रिपरेशन करने वाले सारे एस्पिरेंट ध्यान दें। यदि कम समय में टू दी पॉइंट यदि पढ़ना है आपको एग्जाम ओरिएंटेड, तो टीजीटी इंग्लिश तक पे जितने भी पढ़े हुए हैं, जो उसमें टीजीटी के भी हैं, पीजीटी के भी क्वेश्चन भी हैं, वीडियो वन लाइनर भी है, एमसीक्यू भी फॉर्म में है, यानी कि एकदम इजी वे में ग्रामर के भी पार्ट है जिसमें सिंथेसिस है, ईडियम फ्रेजेस है, इन सभी की वीडियो है। तो आप वहाँ से जाके जो अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और अगर तैयारी में अगर कहीं से कमी हो तो उस वीडियो को आप पर्टिकुलर देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ये चीज़ मुझे जानना है तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप उसमें पिन कर सकते हैं अपनी बात को। उस पर आपको वीडियो जो है टीजीटी इंग्लिश तक पे मिल जाएगी विद इन 1 डे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वाल्ट विटमैन के बारे में हिंदी में खूबसूरत व्याख्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि 1819 से लेकर के जो है 73 ईयर तक इनका कालखंड था वाल्ट विटमैन का। और ये जो थे वेस्ट हिल्स में इनका जन्म होता लॉन्ग आइसलैंड न्यूयॉर्क में ऑन 31 मई 1800 जो है 19 के, यानी कि 1819 में जो है इनका जन्म होता है वाल्ट विटमैन का। तो 1819 से 1892 तक का पीरियड जो है ये है वाल्ट विटमैन का, ये चीज याद रखिएगा। अब जो है यहाँ पे हिज पेरेंट्स वेर वाल्टर विटमैन, यानी कि जो इनके पिता हैं वाल्टर विटमैन सीनियर ऑफ इंग्लिश डिसेंट, यहाँ पे अंग्रेजी मूल के हैं वो, एंड लूसिया वैन वेल्सर, यानी कि लुइसा वैन वेल्सर जो हैं ये हैं डच मूल के। तो अगला देखते हैं ही वाज द थर्ड कह रहा है कि ही वाज द सेकंड ऑफ 9 चिल्ड्रेन, यानी कि वे 9 बच्चों में जो थे सेकंड थे, दूसरे नंबर के थे। हिज फैमिली फाइनेंशियल सिचुएशन वाज ऑफन अनस्टेबल लीडिंग टू मल्टीपल मूव्स इन ब्रुकलिन, यानी कि ब्रुकलिन में कई बार जाना पड़ा। वजह क्या थी कि परिवार की वित्तीय स्थिति जो थी वो अक्सर क्या रहती थी, अनस्टेबल रहती थी, अस्थिर थी, जिसके कारण वो ब्रुकलिन में कई बार जाना पड़ा। नेक्स्ट करा कि विटमैन रिसीव्ड लिमिटेड फॉर्मल एजुकेशन एंडिंग अराउंड द एज ऑफ 11 टू वर्क एंड हेल्प हिज फैमिली। विटमैन ने जो है सीमित औपचारिकता मतलब शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की थी 11 वर्ष की आयु में काम करने और अपने परिवार की मदद करने के लिए जो है वो समाप्त हो गई थी। नेक्स्ट करा कि he worked as an office boy and then as an apprentice printer for the Long Island Patriot newspaper where he learned about the printing। तो यहाँ पे कह रहा है कि he worked as an office boy, उन्होंने एक ऑफिस बॉय के रूप में कार्य किया, एंड देन एज एन अप्रेंटिस प्रिंटर, और फिर लॉन्ग आइलैंड जो है लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट समाचार पत्र जो है न्यूज़पेपर के लिए जो है एक प्रशिक्षु अप्रेंटिस प्रिंटर के रूप में भी काम किया। वेरी लर्न अबाउट द प्रिंटिंग ट्रेड एंड वाज फर्स्ट एक्सपोज्ड। कह रहा है कि वेरी लर्न, जहां उन्होंने लर्न अबाउट द प्रिंटिंग ट्रेड यानी कि प्रशिक्षु प्रिंटर के रूप में काम किया, वहां उन्होंने एक्सपोज टू द पावर ऑफ द रिटन वर्ड सीखा। तो वहां पे लिखित शब्द की शक्ति से जो है वो पहली बार जो क्या वो अवगत हुए थे, एक्सपोज्ड हुआ था, पावर ऑफ द रिटन वर्ड। ही इवन कंट्रीब्यूटेड सम फिलर पीसेस, यानी कि उन्होंने कुछ फिलर पीस भी दिए। नेक्स्ट करें ही कंटिन्यूड वर्किंग इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री इन ब्रुकलिन एंड न्यूयॉर्क सिटी। ये क्या किए थे, ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क शहर में जो है मुद्रण उद्योग में भी काम करना इन्होंने जारी रखा था। प्रिंटिंग इंडस्ट्री जो होती थी वहां पे भी ये काम करना जारी रखे थे। कहाँ पे, तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट है कि फॉर अ फ्यू इयर्स अराउंड 1836 टू 1841, कुछ वर्षों तक लगभग 1836 से 41 तक जो है ही वर्कड एज ए टीचर इन वेरियस स्कूल। तो इसमें कहा रहा है कि 1836 से 1841 के पीरियड में जो था लॉन्ग आइलैंड की जो विभिन्न स्कूल थे वहां पे शिक्षक के रूप में काम किया। ही फाउंड दिस प्रोफेशन अनसेटिस्फाइंग,
यानी कि उन्हें यह पेशा क्या लगता था, अनसेटिस्फाइड यानी संतोषजनक नहीं था। He ventured into journalism, founding his own weekly newspaper, The Long Islander, and later working for several Brooklyn and New York papers, including the Brooklyn Daily Eagle। यहाँ पे जो बात हो रही पत्रकारिता में, जब ये कदम रखते हैं तो इनका जो होता है ना, हिज खुद का वीकली न्यूज़पेपर होता है और उसका नाम रहता है द लॉन्ग जो है आइलैंडर, एंड लेटर वर्किंग फॉर सेवरल ब्रुकलिन, और ब्रुकलिन डेली ईगल सहित कई ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के अखबारों के लिए इन्होंने क्या किया, काम किया। अब अर्ली करियर एंड डेवलपमेंट एज ए पोएट, यानी कवि के रूप में प्रारंभिक इनका जो है अर्ली करियर क्या था, और हम जानेंगे साथ ही साथ जो विकास उसका कैसे हुआ, कब, प्रारंभिक करियर के तौर पे। During his time as a journalist, Whitman anonymously published his first poetry in the New York Mirror। कह रहा है कि पत्रकार के रूप में जो इनका जर्नलिस्ट के तौर पे जो इनका कालखंड था, जो कार्यकाल था, इसके दौरान जो है विटमैन जो है न्यूयॉर्क में जो एनोनिमसली पब्लिश्ड हिज फर्स्ट पोएट्री, यानी गुमनाम रूप से अपनी पहली कविता जो है प्रकाशित की न्यूयॉर्क मिरर, इन द न्यूयॉर्क मिरर में जो है। He was a voracious reader, largely self-taught, and was exposed to the works of Homer, Dante, Shakespeare, and the Bible। यानी कि वह एक जो था ना वेरिशियस रीडर थे, बहुत ही उत्साही पाठक थे, लार्जली सेल्फ टाट, काफी हद तक वो स्वशिक्षित थे, एंड और वाज एक्सपोज टू द वर्क्स ऑफ होमर, और ये क्या करते थे, होमर, डांटे, शेक्सपियर और बाइबिल के कार्यों से क्या करते थे, ये परिचित थे। He briefly worked in New Orleans as an editor for the Crescent, where he witnessed the actions of insolvent people in experience that likely influenced his later। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उन्होंने जो है न्यू एक ऑर्लियंस में जो है, तो यहाँ पे क्रिंसेट जो था, क्रिंसेट के जो है यहाँ पे वो क्या थे, ब्रीफली वर्क एडिटर थे, संपादक के रूप में भी कुछ समय तक इन्होंने काम किया था। कहाँ पे, न्यू ऑर्लियंस में जो है क्रिंसेट के जो है संपादक के तौर पे भी कुछ समय तक काम किया। वेयर ही विटनेस्ड द ऑक्शन ऑफ इंसल्व्ड पीपुल एंड एक्सपीरियंस, यानी कि कह रहा है कि वेयर ही विटनेस्ड, जहां उन्होंने गुलाम लोगों की ऑक्शंस ऑफ इंसेल्व, जो स्लेव्ड होते हैं ना, इंस्लेव्ड पीपुल, गुलाम लोगों की जो है नीलामी भी देखी, एंड एक्सपीरियंस, एक ऐसा अनुभव, लाइकली इन्फ्लुएंस्ड हिज लेटर व्यूज ऑन ह्यूमन डिग्निटी, जो नीलामी देखी, एक ऐसा अनुभव जिसने संभवतः मानव गरिमा पर उनके बाद के विचारों को प्रभावित किया। Now his stance on abolitionism was described as unstable and inconsistent। यहाँ पे ये कह रहा है कि मानव गरिमा पर उनके बाद के विचारों को प्रभावित किया, हालांकि जो है यहाँ पे अनस्टेबल था, अस्थिर और असंगत बताया गया। उन्मूलनवाद की बात कर रहा है। कह रहा है अराउंड 1850, यानी कि 1850 के दशक के आसपास जो है एक्सपेरिमेंटेड, वह जो है जब इस 1850 के दशक में थे, ही एक्सपेरिमेंटेड विद द न्यू स्टाइल ऑफ पोएट्री, उन्होंने एक नई शैली के साथ प्रयोग किया कविता की जो है। स्पेंडिंग मच टाइम ऑब्जर्विंग लाइफ इन न्यूयॉर्क सिटी एंड लॉन्ग आइलैंड, यानी कि न्यूयॉर्क और लॉन्ग आइलैंड में जीवन का अवलोकन करने के बाद जो है अटेंडिंग द थिएटर, ये थिएटर में जो भाग लेते हैं, और स्पेशली शेक्सपियर, विशेष रूप से शेक्सपियर में, एंड डेवलपिंग ए लव फॉर ओपेरा, और ओपेरा के लिए प्यार विकसित करने में बहुत इन्होंने क्या हुआ, टाइम को स्पेंड किया था। अब यहाँ पे देखेंगे लीव्स ऑफ ग्रास एंड लिटरेरी रिकॉग्निशन, यानी कि घास की पत्तियां और साहित्यिक जो इनकी मान्यताएं, उसकी बात करते हैं। कह रहा है कि इन 1855 में, यानी कि 1855 में, विटमैन सेल्फ पब्लिश द फर्स्ट एडिशन ऑफ हिज ग्राउंड ब्रेकिंग पोएट्री, यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग कविता संग्रह जो है लीव्स ऑफ ग्रास का जो 12 पोएम थी, कंटेनिंग 12 पोएम थी, दिस वर्क फाइनेंस, यानी कि जो लीव्स ऑफ ग्रास का पहला संस्करण इन्होंने स्वयं प्रकाशित किया, जिसमें 12 कविताएं थी, दिस वर्क फाइनेंस्ड बाय विटमैन हिमसेल्फ। तो यहाँ पे ये कह रहा है, अगला कह रहा है कि मार्क्स सिग्निफिकेंट डिपार्चर फ्रॉम ट्रेडिशन पोएटिक फॉर्म्स यूटिलाइजिंग फ्री वर्स एंड एड्रेसिंग ए वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट। विटमैन क्या करते, जब स्वयं वित्त पोषित इस पर कार्य किए, तो प्रारंभिक रूपों में जो महत्वपूर्ण जो है चिन्हित किया इन्होंने, वहां पे क्या किया था, चिन्हित किया था, मुक्त छंद का उपयोग किया था, और वहां पे क्या किए थे, फ्री वर्स था, मुक्त छंद था, और इसके साथ ही साथ जो है वहां पे एड्रेसिंग वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट, यानी कि नेचर की बात करते हैं, इंक्लूडिंग नेचर रहता है, आइडेंटिटी द ह्यूमन बॉडी एंड डेमोक्रेसी,
और एक विशेष श्रृंखला को संबोधित भी किया था। द पब्लिकेशन इनिशियली रिसीव्ड लिटिल क्रिटिकल acclaim एंड वाज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल बाय सम फॉर इट्स ओवर्ट सेंसुअलिटी। यानी कि इस प्रकाशन के शुरू में जो है ना क्रिटिकल क्रिटिकल एक्लेम मतलब कह रहा है कि शुरू में बहुत कम आलोचनात्मक प्रशंसा इनको जो है मिली थी। और यहाँ पे कह रहा है कि एंड वाज कंसीडर्ड कंट्रोवर्शियल बाय सम, यानी कि कुछ लोगों ने इसकी जो है कामुकताकरण इसे क्या कर दिया था, विवादास्पद बता दिया था। अगला है कि राल्फ वाल्डो इमर्सन रिकॉग्नाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, यानी कि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने जो है लीव्स ऑफ ग्रास के इंपॉर्टेंस को पहचाना था, डिक्लेयरिंग इट, और इसे जो है द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस ऑफ विट एंड विजडम दैट अमेरिका हैज इट कंट्रीब्यूटेड। इन्होंने अमेरिका द्वारा अब तक दी गई जो है विट एंड विजडम, बुद्धि और ज्ञान का सबसे जो है असाधारण जो है कंट्रीब्यूटेड टुकड़ा माना। इमर्सन बिकम एन इम्पॉर्टेंट अर्ली इन्फ्लुएंस, इमर्सन एक महत्वपूर्ण जो है प्रारंभिक प्रभाव बन गए। विटमैन continued to revise and expand leaves of grass throughout his life, with multiple editions published until his death. The final version contained nearly 400 poems. यानी कि विटमैन जो है ना अपने पूरे जीवन में लीव्स ऑफ ग्रास को जो है संशोधित और विस्तारित करना इन्होंने क्या किया, जारी रखा। विथ मल्टीपल, अपनी मृत्यु की जो है यहाँ पे कह रहा है कि द फाइनल वर्जन कंटेंट नियरली 400 पोएम्स अंटिल हिज डेथ, यानी कि अपनी मृत्यु के अंतिम संस्करण में लगभग 400 कविताएं थीं, बाद का जीवन। और अब हम यहाँ पे देखेंगे उनकी तो लेटर लाइफ एंड फाइनल ईयर की बात कर लेते हैं। आफ्टर द वार, युद्ध के बाद, विटमैन हेल्ड गवर्नमेंट क्लर्कशिप इन द इंडियन ब्यूरो ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर बट वाज फायर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि विटमैन ने आंतरिक विभाग के भारतीय ब्यूरो में जो एक सरकारी क्लर्क का पद संभाला, बट वाज फायर्ड व्हेन हिज ऑथरशिप ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास, लेकिन जब लीव्स ऑफ ग्रास के उनके लेखक का पता चला, वाज डिस्कवर्ड एंड डीम्ड ऑफेंसिव, आपत्तिजनक माना गया, तो उन्हें क्या कर निकाल दिया गया था। और ही लेटर वर्कड इन द अटॉर्नी जनरल्स ऑफिस, और उन्होंने अटॉर्नी जनरल के कार्यालय में भी काम किया था। 1873 में ही सफर्ड ए पैरालिटिक स्ट्रोक, 1873 में उन्हें लग गया था, घुस मतलब ग्रसित हो गए थे। एंड हिज मदर पासेस अवे, और उनकी माँ का निधन हो गया था। causing him significant emotional distress, जिससे उन्हें काफी क्या वो भावनात्मक जो है परेशानी हुई। नेक्स्ट कर रहा है कि he moved Camden, न्यू जर्सी टू लिव विथ हिज ब्रदर जॉर्ज, यानी कि इनके जो भाई जॉर्ज था कि इनके साथ रहने के लिए कहाँ पे चले जाते हैं, कैमडेन में, न्यू जर्सी में। और वहाँ पे हिज होम देयर इन 1844 में, 1884 में वहाँ अपना घर खरीदा। डिस्पाइट डिक्लाइनिंग हेल्थ, स्वास्थ्य में गिरावट के बावजूद ही कंटिन्यू टू राइट एंड रिवाइज लीव्स ऑफ ग्रास, पब्लिशिंग सेवरल मोर एडिशंस। इनकी स्वास्थ्य में गिरावट होने के अलावा भी ये क्या कहते थे, ग्रास जो थे लीव्स ऑफ ग्रास लिखना और संशोधित करना जारी रखा। He also published Specimen Days 1882 collections of prose sketches and reflections, और उन्होंने कई जो है रेखाचित्र और प्रतिबिंबों का संग्रह किया। उसके बाद यहाँ पे स्पेसिमेन डेज जो कि 1882 में प्रकाशित किया था। नेक्स्ट है कि वाल्ट विटमैन डाइड प्लमरी, यहाँ भी कह रहा है कि जो वाल्ट विटमैन की मृत्यु होती 26 मार्च 1892 को जो है कैमडेन न्यू जर्सी में जो है, तो ये फुफ्फुसी बीमारी होती थी, वात से संबंधित है, तो वहां पे हुई थी इनकी। और हिज फ्यूनरल वाज पब्लिक इवेंट, उनका अंतिम संस्कार एक सार्वजनिक कार्यक्रम था। मेजर वर्क के बारे में एक नजर डाल लेते हैं। लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में आई थी, एंड सब्सिक्वेंट एक्सपेंडेड एडिशंस थी, बाद की विस्तारित संस्कृत की बात कर रहा है। हिज मोस्ट फेमस वर्क कलेक्शंस ऑफ पोएट्री सेलिब्रेटिंग ह्यूमैनिटी, यानी सबसे प्रसिद्ध रचना जो मानवता और प्राकृतिक एंड डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का जो है इन फ्री वर्स, मतलब जश्न मनाने वाली स्वतंत्र मुक्त छंद में जो है प्रमुख जो कविताएं हैं। तो प्रमुख कविता कौन कौन सी है यहाँ पे देख लेते हैं। एक नजर की सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, प्रमुख कविता थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और उसके बाद थी आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, क्रॉसिंग जो है ब्रुकलिन फेरी, एंड ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन जो ये भी शामिल है। ड्रम ट्रैप्स जो आई थी 1865 में आई थी। कलेक्शन ऑफ पोएम इंस्पायर्ड बाय द सिविल वार, यानी कि गृह युद्ध से प्रेरित कविताओं का संग्रह है। व्हेन लिलैक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, यहाँ पे कह रहा है कि व्हेन लिलॉक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम 1865 में जो थी, ये अब्राहम लिंकन के लिए जो एक एलजी थी, यानी शोक गीत था। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन लिलॉक्स लॉस्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, 1865 की बात कर रहा है, तो ये एलजी हो गया था। डेमोक्रेटिक विस्टेस, यहाँ पे डेमोक्रेटिक विस्टास जो 1871 में थी, प्रोज वर्क एक्सप्लोरिंग अमेरिकन डेमोक्रेसी एंड इट्स पोटेंशियल, यानी कि इसकी क्षमता की खोज करने वाली गद्य रचना है। स्पेसिमेन डेज
1882 में जो एक कलेक्शन ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज एंड ऑब्जर्वेशन है, ये आत्मकथात्मक गद्य और टिप्पणियों का जो है एक संग्रह है। अब फटाफट क्वेश्चन पे टिक करिएगा। वाल्ट व्हाइटमैन के जो है जन्म बताइएगा व्हिटमैन का कब हुआ था, तो 1819, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड करें, वाल्ट व्हिटमैन इज मेनली नोन फॉर विच पोएटिक स्टाइल, तो यहाँ पे जो है पोएटिक स्टाइल कौन से जानते थे, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा फ्री वर्स। नेक्स्ट is कि विच इज द फेमस वर्क ऑफ वाल्ट व्हिटमैन, व्हिटमैन की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी थी, तो लिप्स ऑफ ग्रॉस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि हु रोट द पोएम ओ कैप्टन माय कैप्टन, तो ये तो सभी को पता हो जाएगा कि ये वाल्ट व्हिटमैन की तरह, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है कि व्हाट रोल डिड वाल्ट व्हिटमैन प्ले ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन ने अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान क्या भूमिका निभाई थी, तो यहाँ पे जाएगा राइट ऑप्शन सी नर्स। अगला है कि वाल्ट व्हिटमैन वाज एसोसिएटेड विद विच लिटरेरी मूवमेंट, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन किस साहित्यिक आंदोलन से जो जुड़े थे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि वो जुड़े किससे थे, रियलिज्म थे, और यहाँ पे क्या था, ट्रांससेंडेंटलिज्म से, यानी कि ट्रांससेंडेंटलिज्म से जुड़े थे और यथार्थवाद से जुड़े थे। नेक्स्ट है कि व्हेन वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिप्स ऑफ ग्रॉस पब्लिश्ड, बहुत इजी है, लिप्स ऑफ ग्रॉस जो पब्लिश थी 1855 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच थीम्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन वाल्ट व्हिटमैन्स पोएम, वाल्ट व्हिटमैन की कविताओं में अक्सर कौन से विषय पाए जाते हैं, तो वहां पे पाया जाता है नेचर, इंडिविजुअलिज्म एंड डेमोक्रेसी, यानी कि प्रकृति, व्यक्तिवाद और लोकतंत्र। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हेन डिड वाल्ट व्हिटमैन डाई, तो 1892, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्हाट इज वाल्ट व्हिटमैन ऑफन कॉल्ड, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि जो है वाल्ट व्हिटमैन को अक्सर क्या कहा जाता था, तो इसमें कहा जाता था फादर ऑफ अमेरिकन फ्री वर्स। तो वहां से 20 मिनट से कम की वीडियो को आपको रिवीजन के तौर पे सुन सकते हैं। बायोग्राफी जो होती है वाल्ट व्हिटमैन का अगर इतना आपके माइंड में है, तो नियरेस्ट क्वेश्चन को आप रॉन्ग नहीं करेंगे, ऑप्शन को टेकल इजी तौर पे कर लेंगे। एलिमिनेटेड मेथड जब लगाएंगे तो ऑप्शन के करीब पहुंचे, ये फायदा होगा आपको इस वीडियो को, इस प्रकार की वीडियो को कम समय में देखने को। नहीं तो इसी वीडियो को अगर और ब्रॉड करना तो 1 घंटे की भी वीडियो बनाई जा सकती, 2 घंटे की भी बनाई जा सकती, बट नहीं बनाई जाती। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपको एग्जाम क्रैक करना है, ना कि आपको रिसर्च पेपर तैयार करना है और आपको रिसर्चर बनना है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ टीजीटी इंग्लिश तक के प्लेटफॉर्म पे।